So Professor Amit, you can give your brief introduction and you can start your presentation, your lecture now. ओके सर, सर स्लाइड तो शेयर है ना? स्लाइड शेयर, Slide, yes, it is clear. ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ. Mhm. Good afternoon everyone, I am Dr. Amit Upadhyay. Today I am taking the lecture on respiratory system. First we will see the introduction about the respiratory system. This, firstly, the respiratory rate is 12 to 18 per minute. The oxygen which we uptake, that is 250 ml, और जो CO2 का expulsion होता है वो होता है 200 ml per minute. जो एयरवेज है उन्हें दो में डिवाइड करा गया है, दैट इज द अपर एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और गैस का जो एक्सचेंज होता है वो लंग्स में होता है. ठीक, तो थोरेसिक केज है वो पंप की तरह काम करता है. थोरेसिक केज में आती है चेस्ट वॉल एंड द रेस्पिरेटरी मसल्स. ये पंप इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड फॉर CO2 टू बी एक्सपेल आउट, और एक्सचेंज जो होता है दैट विल टेक प्लेस ओनली एट द लेवल ऑफ लंग्स. नेक्स्ट, this diagram shows the upper airway and the lower airway. Now, upper respiratory tract, it is consist of the nose, mouth and pharynx. Nose, the external layers, concha, internal layers and nasopharynx. मतलब nose और mouth से लेके till nasopharynx and oropharynx तक, this is all the upper respiratory tract. Next is the lower respiratory tract. It is consist of the larynx, tracheobronchial tree, consists of trachea and its bronchial branches. Trachea जो है वहां से start होता है lower respiratory tract, और उसके बाद continue वो branch होता है into bronchi and bronchioles and furthermore. Now, firstly, a word about larynx. It is a voice box which is fitted on the trachea. ये बना होता है कार्टिलेजेस का, थायराइड कार्टिलेज, एरेटिनॉइड कार्टिलेज एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज. ओपनिंग जो है सुपीरियर ओपनिंग, उसे कहते हैं ग्लॉटिस. इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स. This is a diagram of larynx showing epiglottis and true and false vocal cords. Now we will see about the what is tracheobronchial tree. It is consists of trachea, bronchi, bronchioles, respiratory bronchioles, and after that there are alveolar ducts, atria, alveolar sacs and alveoli. Where alveoli, it is the functional respiratory unit. Next is this. ये जो पूरा ये डिवीजन है ये 23 जनरेशन में डिवाइड करा गया है. ट्रैकिया को हम 0 जनरेशन मानते हैं, देन उसका जो डिवीजन हुआ है ब्रोंकस को सब बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन. तो फ्रॉम ट्रैकिया टिल 16 जनरेशन तक उसे कंडक्टिव जोन कहा जाता है, और 16 जनरेशन क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. मींस फ्रॉम ट्रैकिया दैट इज द 0 टिल द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दैट इज 16 जनरेशन, ये पूरा कंडक्टिव जोन है. उसके बाद जो बचे हुए हैं जो 7 जनरेशन बची, दे आर कॉल्ड एज अ रेस्पिरेटरी जोन और द ट्रांजिशनल जोन. नेक्स्ट, सबसे पहले कंडक्टिव जोन की बात करेंगे. मैंने बताया ट्रैकिया से लेके टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, दिस इज द कंडक्टिंग जोन. इसे कंडक्टिंग जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होता है, केवल ट्रेवल करती है गैस, केवल कंडक्शन होता है एयर का इन एंड आउट, दैट्स. ठीक, तो कंडक्टिंग जोन जो पूरा है, इट फॉर्म द डेड स्पेस. And including the larynx, the conducting zone is also called as a lower respiratory tract भी कहते हैं. और ये जोन को डेड स्पेस फॉर्म करता है, ये कंडक्टिंग जोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि डेड स्पेस क्या होता है. बस डेड स्पेस का फंक्शन क्या है, ये जो कंडक्टिंग जोन है इसका फंक्शन क्या है. इसका फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ द एयर, एयर कंडीशनिंग फंक्शन है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, एंड ह्यूमिडिफाइंग फंक्शन है, मतलब वाटर वेपर इसको मेंटेन करना. नेक्स्ट, हाँ, अब ये जो एयरवेज का डिवीजन हुआ फ्रॉम ट्रैकिया टू ब्रोंकस देन ब्रोंक्यूल्स, इस डिवीजन में क्या होता है, डायमीटर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है. एज वी कैन सी इन द स्लाइड,
डायमीटर ट्रैकिया का 2.5 है और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकोस का होते होते 200 माइक्रोमीटर हो जाता है, 200 माइक्रोमीटर ऑफ एल्वोलाई। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लगातार इंक्रीज करता जाता है, इस वजह से जो वेलोसिटी है दैट विल डिक्रीज। अब वेलोसिटी डिक्रीज का फायदा क्या है, ताकि इजीली एक्सचेंज हो सके। बहुत फास्ट वेलोसिटी होगी तो एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन का, CO2 का। अब नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रैकिया हमें पता है सी शेप कार्टिलेज रिंग का बना हुआ होता है, जो बाहर की तरफ होती है, आउटर सर्फेस सी शेप की रिंग्स होती हैं, करीब करीब 20। मिडिल लेयर जो है ट्रैकिया की वो स्मूथ मसल्स की है, एंड अंदर होती है मिकोसा दैट इज सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। ये डायग्राम है उसका, ये सी शेप की जो रिंग्स हैं ये ट्रैकिया की। नेक्स्ट अगर ब्रोंकस ब्रोंकियोल्स की बात करें, इनकी जो आउटर लेयर है दैट इज लेस एक्सटेंसिव कार्टिलेज प्लेट्स, मिडिल लेयर स्मूथ मसल से बनी है, इनर लेयर है सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। अगर ब्रोंकियोल की बात करें, इसमें कोई कार्टिलेज नहीं, स्मूथ मसल्स होती हैं और सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम होती है। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल दे हैव लेस स्मूथ मसल एंड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। Alveolar duct, it is cone shaped, made of squamous epithelium. जो एट्रिया होता है, it smooth muscle they form a sphincter between the alveolar duct and alveolar sac के बीच में sphincter का काम करते हैं। alveolar sac में कोई smooth muscle नहीं है, only squamous epithelium है। Now what is the functional unit? The alveolar duct, atria and the alveolar sac and alveoli, they are surrounded by a fibrous septa that penetrate from the lung surface to the parenchyma। ये divide करने के लिए होता है ये पूरी functional unit। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एल्वोलाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पे एक्सचेंज एल्वोलाई के लेवल पे होता है। इट इज पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल इन शेप। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच आर कॉल्ड एज द निमोसाइट्स। दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज टाइप 1 निमोसाइट्स होते हैं जो कि 90%, दे आर फ्लैट स्क्वेमस सेल्स, 90% सेल टाइप 1 होते हैं। और टाइप 2 जो सेल्स हैं, टाइप 2 निमोसाइट, ये 10% होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप 2 निमोसाइट्स सीक्रेट द सर्फेक्टेंट, ये उसमें भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। एक वर्ड है, थोड़ा सा बात करते हैं प्लूरा के बारे में। प्लूरा क्या होता है, ये कवरिंग है, इट इज अ विसरल एंड पेराइटल प्लूरा, जो लंग्स की कवरिंग होती है, और स्पेस इनके बीच में जो होता है उसे कहते हैं प्लूरल स्पेस। ठीक, और जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है प्लूरा में, दैट इज द प्लूरल फ्लूइड, करीब करीब 2 ml होता है। ठीक, द इंट्रा प्लूरल प्रेशर एक नेगेटिव प्रेशर होता है इस प्लूरा की वजह से, इंट्रा प्लूरल प्रेशर बोलते हैं, करीब 2 mm ऑफ Hg का। ड्यू टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्यों है, बिकॉज अपोजिट रिकॉइल ऑफ द लंग एंड द चेस्ट एंड द लिम्फेटिक, ये कारण होते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। प्लूरल इफ्यूजन क्या है, इंक्रीज इन द प्लूरल फ्लूइड वॉल्यूम। ये कब हो सकता है, अगर उसके जो मैंने बताया 2 ml है प्लूरल फ्लूइड, अगर उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। मतलब पेराइटल और विसरल प्लूरा की जो फ्लूइड है, अगर उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो प्लूरल इफ्यूजन। कारण क्या हो सकता है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स, कार्डियक फेलियर, डिक्रीज इन द प्लाज्मा कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, या कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, उस केस में ये प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। नाउ द नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो वही पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, मतलब ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड सिंपैथेटिक सप्लाई विल कॉज द ब्रोंको डायलेटेशन। ये एक रफ एनाटॉमी मैंने इसकी बताई थी, जिसके बारे में आपको पता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम के फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी फंक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ द CO2 एंड O2। CO2 को एंट्री करना और वो ऑक्सीजन की एंट्री करना और CO2 को बॉडी से बाहर एक्सपेल करना, ये एक्सचेंज होता है लंग्स के लेवल पे। तो मेन फंक्शन तो ये है। अब सर्टेन नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन व्हिच आर सर्व्ड बाय दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, it is secreted by the bronchial secretion and they protect the respiratory tract from infection. दूसरा सिलियरी एक्सलेटर मैकेनिज्म होता है, ताकि कोई भी पार्टिकल्स इन सब चीजों को एक्सपेल कर सके। सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो बाहर उसे रिमूव करते रहते हैं पार्टिकल्स वगैरह, ये सब इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट secondary is the pulmonary alveolar macrophages. They play a very important role in the defense mechanism. They are very एक्टिव, दे आर फैगोसिटिक इन नेचर, और बैक्टीरिया को, स्मॉल पार्टिकल को फैगोसिटाइज करके डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट द पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। जब भी कोई बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल आएगा उसे एंगल्फ कर जाएंगे, प्लस साथ में अट्रैक्ट भी करेंगे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स को वहां पे।
Next is the cuff reflex. Cuff reflex क्या है? The larynx, trachea and the bronchial mucous membrane, इनके अंदर vagal afferent terminals होते हैं which act as a irritant receptors. कहाँ पे? Larynx में, trachea में and bronchial जो mucous membrane है, इन सब में receptor प्रेजेंट होते हैं, irritant receptors. इनका स्टिमुलेशन का वो कोई भी केमिकल या मैकेनिकल स्टिमुलाई, डस्ट पार्टिकल कुछ भी जाएगा, they get stimulated and led to a cuffing, ताकि उस पार्टिकल का उसका एक्सपल्शन हो जाए. It is a protective reflex, cuff reflex. Next, अगला जो फंक्शन है नॉन रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सर्फेक्टेशन को कम करता है. नेक्स्ट फंक्शन इज एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस, जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि रास मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग्स. कई सारी ड्रग्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली लंग्स से हो, लाइक एनेस्थेटिक गैसेस, एरोसोल्स एंड अदर ब्रोंकोडायलेटर्स. और एक फंक्शन है फाइब्रोलाइटिक फंक्शन व्हिच इज प्रेजेंट इन द लंग्स. इट कॉजेस द लाइसिस ऑफ द क्लॉट इन द पल्मोनरी वेसल्स. वह क्लॉट की लाइसिस करा देता है, वो भी एक फाइब्रोलाइटिक फंक्शन यहाँ भी प्रेजेंट होता है. तो ये कुछ नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है लंग्स के. अब इसमें जो क्वेश्चन आता है, अगर बात करें तो शॉर्ट नोट इस पूरे से बन सकते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. और सेकेंडरी इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है दैट इज द डेड स्पेस. क्या डेड स्पेस? जो मैंने बताया था कंडक्टिंग जोन है, वो पूरा डेड स्पेस का काम करता है फ्रॉम ट्रैकिया टू 16 जनरेशन. वो क्वेश्चन आ सकता है. और पूछ सकते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इन हेल्दी इंडिविजुअल. ये सेम होता है, लेकिन अनहेल्दी इंडिविजुअल सीओपीडी या किसी डिसीज के केस में क्या होगा, कई सारे एल्वुलाई कोलेप्स कर जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते, एक्सचेंज में काम नहीं करते, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो उस केस में देयर विल बी मोर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस. कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम इसमें, जैसे कि कई एमसीक्यू में मैंने उठाए जो आ चुके हैं नीट वगैरह में. जैसे बोथ द लंग्स कंटेन अबाउट हाउ मच ऑफ द एल्वुलाई. द आंसर इज 300 मिलियन. सी व्हाट इज द एल्वुलर लाइनिंग एपिथेलियम होती है. is extremely thin, simple squamous type, contain type 1 granulonemocyte, contains cilia that beat towards the exterior, and contain numerous mucus and serous gland. Then correct answer is exceedingly thin and simple squamous type. Third, sympathetic stimulation of bronchus. अब sympathetic stimulation है माने एयर की जरूरत ज्यादा है, तो ब्रोंकियो से क्या होगा, डायलिटेशन. Answer is bronchial dilatation, D. Then the false statement regarding the dust cell is dust cells के बारे में also called as a PAM cells. That is जो अभी मैंने बताया पल्मोनरी एल्वुलाई में जो होते हैं, they are actively phagocytic cells. ये भी सही है. Process the inhaled antigen for immunological attack. ये भी ठीक है. Originally come from the blood. This is wrong because they are the macrophages. Answer is D. तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव इसमें से बने हैं, और जो इसके क्वेश्चन है शॉर्ट नोट इसमें से ज्यादा आने के चांस. Anybody want to ask any question can unmute and can type in the chat box and ask a question to Professor Amit. Yes sir. Anybody want to ask any question, they can either unmute or type on a chat box. You get the video access as well as you can unmute and you can open your camera and you can ask question. I think there is no any question, Dr. Amit. So if there is any question, अगर आता है किसी से तो we'll share with you and उनका जो आंसर है आपको बता देंगे. And this is all about today's respiratory system. Very small quiz and very informative lecture. उसमें आपने कुछ MCQ भी cover किया. So
thanks a lot for joining this physiology class, and we'll connect again on coming Sunday, that is 23rd of July, where we have all the 3 lectures. We would be discussing a spinal cord by Professor Saim Hassan. He would be joining from Government Medical College, Mewat. Then we will be discussing cardiovascular system in physiology, cardiovascular physiology by Professor Gohar Hassan. And finally, in the evening 4 to 6, we have biochemistry class where we will be discussing chemistry of protein by Dr. Pallavi Kamble. So that's all for today. We'll join again on 23rd of July. Thank you. अगर ये तो छोटा कैसे Sorry, there is a confusion happened. This is the first section of respiratory system. There are multiple sections which is there. Dr. Amit will continue and will continue just say 20 minutes past. So we have 2-3 more sections which is coming. So we'll continue. Dr. Amit, you can continue. You can share your slide and continue. So the next slide has been shared or not, sir? It's not being shared. Now it is shared. It's just hold on. Yes. Okay. Okay. Continue. I'm sorry for the interruption. Apology for that. Okay. Welcome, student. There is some misunderstanding. So, firstly, I have completed the normal anatomy of the respiratory system. उसमें से short questions बनते हैं. Second है mechanism of the respiration. This is very important. बस पे से long question बनता है, short भी बन सकता है. Long basically बनता है इसमें से. See, firstly the ventilation. Ventilation क्या होता है? It is breathing in and out of the air from the lungs. That is the ventilation. अंदर और बाहर. Inspiration माने taking of the air. Inspiration is active process. Expiration, it is giving out of the air, which is a passive process. ठीक? ये थी बेसिक बात. अब बात करेंगे हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसे होता है. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज अ रेस्पिरेटरी पंप इज वर्किंग. रेस्पिरेटरी पंप में क्या आता है? थोरैक्स एक्सपेंड करेगा प्लस लंग्स भी एक्सपेंड करेंगे. उससे क्या होगा? अंदर का जो प्रेशर इंट्रापल्मोनरी वो कम हो जाएगा, बाहर ज्यादा, तो बाहर से एयर विल गश आउट इनसाइड द लंग्स. एक्सपिरेशन की बात करूं, दैट इज अ पैसिव प्रोसेस. ये जो थोरैक्स है उसकी इलास्टिक रिकॉइल की वजह से एयर जो है वो बाहर रिमूव हो जाती है, तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस. ठीक. Hence the normal expiration is a passive process. केवल नॉर्मल एक्सपिरेशन की बात करेंगे. अगर फोर्सफुल है दैट इज नॉट पैसिव, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. एंड इंस्पिरेशन इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कराती हैं.
Firstly, we will see the inspiratory muscles. This one. Firstly, we will see the inspiratory muscle. This is very important. The chief inspiratory muscle that operate during the quiet respiration के time में, जब हम quietly बैठे हुए रेस्ट में हैं, तब जो chief inspiratory muscles से जो काम करती है, the diaphragm and external intercostal muscles. अगर हम एक्सपिरेटरी मसल्स की बात करेंगे, वो रेस्टिंग मैंने बताया था, क्योंकि वो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से होता है थोरैक्स के, और पैसिव प्रोसेस है, तो रेस्टिंग में नहीं काम करती कोई भी एक्सपिरेटरी मसल. दे विल ऑपरेट ओनली ड्यूरिंग द फोर्सफुल एक्सपिरेशन. ध्यान रखना, एक्सपिरेटरी मसल्स कब काम करेंगे? फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, जैसे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स. थर्ड आर द एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स. They also operate only in the forceful respiration. कौन-कौन सी हैं ये एक्सेसरी मसल्स? स्क्लेनियाई, sternocleidomastoid, anterior serratii, extensor muscles of the vertebral column. These operate. These are the accessory muscles. Now the diaphragm, which is the chief inspiratory muscle. This is a diagram showing this one diaphragm. Now the nerve supply. If we talk about the nerve supply, it is a phrenic nerve, C345. When there is a contraction of diaphragm occurs, diaphragm becomes flattened towards the abdomen, approximately 1.5 centimeter during quiet respiration and 7 centimeter during forceful respiration. तो diaphragm जो है वो abdomen की तरफ flattened हो जाता है, तो क्या होता है? Vertical diameter बढ़ जाता है thorax का, तो result in the increase in the vertical dimension of the thoracic cavity. ये diaphragm की बात है. Now we will talk about the external intercostal muscle, जो इंस्पिरेशन में काम करती हैं. इनका origin कैसे? They origin from the lower border of the one rib and insertion in the upper border of the second. इस तरीके से oblique course होता है. Nerve supply इनकी है T1 से T12. ठीक, इनका काम क्या है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का? They lead to the upward and forward movement of the ribs. They cause the upward और forward movement कराती है ribs. डायग्राम में यही दिखा रहे हैं किस तरीके से इंसर्शन और ओरिजिन इनका रिब्स का डायग्राम है. नाउ द थोरेसिक कैविटी. अगर थोरेसिक कैविटी को हमें स्टडी करना है, हमने 3 में डिवाइड करके स्टडी की. फर्स्टली द थोरेसिक लिड, दैट इज मेड अप ऑफ द फर्स्ट पेयर ऑफ द रिब्स. पहली पेयर जो रिब्स की होती है, दे आर जॉइंड बिटवीन द वर्टिब्रल कॉलम एंड द मैन्यूब्रम स्टर्नाई से जॉइन. ये दे मूव वेरी लिटिल, बहुत कम करती हैं. ठीक, हाइपर एपनिया वगैरह मूव करती है, वैसे कम करती है ड्यूरिंग रेस्टिंग रेस्पिरेशन. अपर कोस्टल एरिया, जो हम कहते हैं सेकंड टू सिक्स्थ रिब, they slope obliquely downward and forward from posterior to anterior. ये जो रिब्स होती हैं ये कैसी जाती है? obliquely downward and forward. जो लोअर कोस्टल एरिया है वो 7 से 10th रिब का है. These ribs swing outward and upward. तो thoracic cavity को हमने इस तरीके से डिवाइड करा है. नेक्स्ट, as the thoracic lid मैंने बताया immovable है, जो फर्स्ट रिब पेयर है वो immovable है. तो when there is a contraction of external intercostal muscle, जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो thoracic lid तो immovable है. वो क्या करती है? वो लोअर रिब्स का मूवमेंट कराती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द लोअर रिब्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बिकॉज thoracic lid इज immovable. तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मूव करेंगी इंस्पिरेशन के टाइम में, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो दे विल कॉज द लोअर रिब्स का वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट कराती है. जब अपवर्ड मूवमेंट होगा, इट पुश द मैन्यूब्रम अपवर्ड, इंक्रीज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर. अपवर्ड मूवमेंट से क्या होता है? मैन्यूब्रम भी अपवर्ड आता है और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज अ पंप हैंडल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा क्या मूवमेंट था? आउटवर्ड मूवमेंट. इस केस में क्या होता है? बाय द वर्च्यू ऑफ द बोर्ड मिड पार्ट ऑफ द रिब, आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है. दिस इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ाता है. तो अपवर्ड मूवमेंट से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा, आउटवर्ड मूवमेंट से ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ा. तो उस आउटवर्ड मूवमेंट को बोलते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट. प्लस डायफ्राम ने क्या बढ़ाया? तो वर्टिकल डायमीटर. तो इन टोटल पूरे थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ गया, मतलब डायमीटर बढ़ गया. नेक्स्ट, ये जो बात मैंने कही, बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस टू अबाउट 1.5 सेंटीमीटर during the quiet respiration and 7 centimeter during the forceful respiration. Now, expiration ये मैंने बताया, it is a quiet passive process. Cessation of inspiratory muscle activity due to elastic recoil tendency, lungs and chest, expiration takes place. ये एकदम passive elastic recoil की वजह से होता है. लेकिन अगर forceful expiration है, उस केस में कौन कौन सी मसल्स काम करेंगी? Internal intercostal muscles and the abdominal muscles.
इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अरेंजमेंट, दिस इज क्वाइट अपोजिट टू द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये बिल्कुल उसका उल्टा करती है। ये क्या कर, वो कर रही थी जो इंस्पिरेशन की जो मसल थी, दैट इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, वो कर रही थी जो आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ये करती है इनवर्ड एंड डाउनवर्ड रिब्स को। और जो एब्डोमिनल मसल्स है, दे इंक्रीजेस द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर and the abdominal content push the diaphragm upward and they draw the lower ribs downward medially, thereby increasing the thoracic dimension. तो एब्डोमिनल मसल डायफ्राम को ऊपर पुश करती है और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये क्या करती है, रिब्स को इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट कराती है, बिल्कुल उसका अपोजिट इंस्पिरेशन का। तभी एक्सपिरेशन होगा, एक्सपेल करेगी। अब इसमें थोरेसिक केज में दो टाइप के प्रेशर इन्वॉल्व होते हैं, वन इज द इंट्राप्लूरल प्रेशर जिसे हम इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं, और दूसरा इंट्रा एल्वुलर प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं। फर्स्ट इज इंट्रा प्लूरल प्रेशर या इंट्रा थोरेसिक प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू की फर्स्ट हम बात करते हैं। ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पिरेशन इट इज -2 mmHg, एट द एंड ऑफ द इंस्पिरेशन इट इज -6। अगर फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो ये -20 तक जाता है, और फोर्स एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो ये +40 mmHg तक जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू सिग्निफिकेंस क्या है इंट्राप्लूरल प्रेशर का, इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसका फायदा क्या है, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई का कोलैप्स नहीं होने देता, स्मॉल एयरवेज का ये कोलैप्स नहीं होने देता। इसीलिए निमोथोरैक्स में क्या होता है, जब ये इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, निमोथोरैक्स के केस में, मतलब जब एयर का एक्यूमुलेशन हो गया इसमें, तो उसे निमोथोरैक्स कहते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब प्रेशर बिल्कुल बराबर हो गया, देन द एल्वोलाई विल कोलैप्स। नाउ नेक्स्ट इज द इंट्रा एल्वुलर प्रेशर या इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये होता है एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्पिरेशन एंड एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन इट इज 0। बिल्कुल इंस्पिरेशन की बिगिनिंग में और एक्सपिरेशन के एंड में 0 होगा। पल्मोनरी या एल्वुलाई में जो प्रेशर होगा वो 0 होगा। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये -1 से 4 mmHg तक जाता है, एक्सपिरेशन में ये +1 से 4 mmHg तक जाता है। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में इट इज -20 and fourth expiration में it is +40. Next one is the transpulmonary pressure. ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अब ये पूरा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोफेशनल एग्जाम में, और कुछ एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। For each 1 centimeter descent of diaphragm, the amount of air sucked into lungs is 1 सेंटीमीटर डिसेंट होगा तो कितनी एयर आती है, 200 से 300 ml. The answer is B. Next is tendency of the lung to recoil from the chest wall is balanced by the tendency of the chest wall to recoil in the opposite direction. मतलब जो अपोजिट टेंडेंसी चेस्ट वॉल की और लंग की, तो हाँ, the tendency of the lung to recoil from the chest wall is balanced. वो किससे बैलेंस होती है, एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन में या मैक्सिमम एक्सपिरेटरी पोजीशन, एंड इंस्पिरेटरी पोजीशन या मैक्सिमम इंस्पिरेटरी पोजीशन। आंसर इज ए, दैट इज द एंड एक्सपिरेटरी पोजीशन। थर्ड, हेल्थी इंडिविजुअल में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज क्या होता है, इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, डबल देन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, लेस देन द एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ट्रिपल और सेम एज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। का आंसर इज डी, दैट इज सेम एज द एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये एक टॉपिक हुआ इंपॉर्टेंट। फर्स्टली में इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर रहे हूं। अब इसका नेक्स्ट हम बात करेंगे Yes, Dr. Amit. जी सर। So we are on the next. हाँ बताइए। So this is completed, no? नहीं सर, वो नेक्स्ट टॉपिक पे अब मैं आ गया। हाँ ठीक है।
आ रहा है स्लाइड आ रहा है। इट्स नॉट विजिबल, दोबारा ओपन कीजिए स्लाइड। ये से दोबारा करें। This one, this is सर शेयरिंग स्टॉप है शायद अभी। नहीं शेयरिंग कर, you are the co-host now, so you can share. ये आ रहा है, आगे सर। एक मिनट, आ रहा है। Okay. Now the third topic that is very important in this respiratory system is the gaseous transport in the blood. How the CO2 and oxygen is transported from the lungs to the tissues and tissues to the lungs. Then we will. Now, जो ऑक्सीजन कंजप्शन है बॉडी का दैट इज 250 ml पर मिनट, और CO2 जो बॉडी से एक्सक्रीट होती है दैट इज 200 ml पर मिनट। नेक्स्ट, ये चार्ट आप लोग देखिए, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आर्टेरियल ब्लड में अगर मैं बात करूंगा इट इज 19.8 ml पर मिनट है, वीनस ब्लड में 14.8 ml पर मिनट। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 97.5 Hg होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आर्टेरियल ब्लड में, एंड 40 Hg होता है आपका वीनस ब्लड। अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, कि कैसे लंग्स में टिश्यूज या टिश्यूज से लंग्स तक जा रही है। दो फॉर्म में जा रही है, फिजिकल फॉर्म दैट इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा एज सिंपल सॉल्यूशन, एंड केमिकल फॉर्म कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, सबसे पहले हम फिजिकल फॉर्म की बात करेंगे। 1 to 2% ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है। इसका अगर अप्रॉक्स निकालें तो 0.003 ml पर dl पर mmHg ऑफ प्रेशर। अगर मैं आर्टेरियल ब्लड की बात करूं, उसके जो ऑक्सीजन कंटेंट होंगे वो होंगे 0.3 ml पर dl, दैट इज 15 ml इन द होल ब्लड। और वीनस ब्लड की बात करूं तो 0.12 ml पर dl, दैट इज 6 ml इन द होल ब्लड। ये है फिजिकल फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। इसका सिग्निफिकेंट क्या, व्हाट इज सिग्निफिकेंट डिसॉल्व फॉर्म, क्या फायदा है? डिसॉल्व फॉर्म डिटरमाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा ब्लड में, वो ये डिसॉल्व फॉर्म डिटरमाइन करती है कितना पार्शियल प्रेशर होगा। प्लस व्हेन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड, एज इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कई केसेस में क्या होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की अफेक्ट हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, हम रेशियो पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं, मतलब ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर, वो क्या होता है डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है और उसी वही टिश्यू लेवल तक पहुंचती है। तो उन कंडीशंस में जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की अफेक्टेड है, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिसॉल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द दिस वन, नेक्स्ट इज द केमिकल फॉर्म, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन है 15 ग्राम पर डीएल। अगर हम फुल सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का कहते हैं 100% सैचुरेटेड है, तो हीमोग्लोबिन विल कैरी 1.34 ml पर ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml करेगा। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 100 ml ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 20.1 ml पर डी। आर्टेरियल ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 97 mmHg होता है विद 97.5% सैचुरेशन। तो आर्टेरियल ब्लड में जो कैरी होती है ऑक्सीजन वो 19.8 ml पर डीएल होती है। नेक्स्ट, अब हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट 68,000। हीमोग्लोबिन बना होता है हीम पार्ट से एंड ग्लोबिन पार्ट से, दैट इज प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में 4 हीम मोइटीज होती है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, और हर एक जो हीम मोइटीज है उसमें एक फेरस आयन होता है, मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 फेरस, ठीक। एंड ईच हीमोग्लोबिन एक फेरस आयन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है।
तो मतलब अगर एक हीमोग्लोबिन की बात करूंगा तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, इसे कहते हैं ऑक्सीजनेशन एंड नॉट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, उसके बाद तो ऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ये किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का कंबाइन होना हीमोग्लोबिन से, ये डिपेंड कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो इसके बीच में फिर एक कर्व ड्रॉ करा गया, उस जो कि जो कर्व निकला दैट इज अ सिग्मोइड शेप का, जिसे बोला गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, या केवल हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इस पूरे मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द हीमोग्लोबिन saturation, it is graphically represented at a curve which is oxyhemoglobin or hemoglobin dissociation curve या oxygen dissociation curve। ये sigmoid shape का होता है, this is very important। ये इसमें देखिए ये sigmoid shape का है, x axis में प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, इसे हमने 3 में डिवाइड करा है, फेज में 1, 2 एंड 3। अब अगर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करें सिग्मॉइड शेप का, फेज 1 इट इज अ स्लो असेंड फ्रॉम 0 to 10 mmHg, दिस इज फेज 1, स्लो असेंड है 0 to 10 mmHg। फेज 2 इट इज स्टीप असेंड, ये और ऊपर तक है। देन फेज 3 इज अ प्लेट्यू, दिस इज फेज 3, दिस इज फेज 2। इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस ऑक्सीजन डिसोसिएशन। सबसे पहले आर्टेरियल पॉइंट, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 100 mmHg है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कितना है? 97.5। दिस वन पार्शियल प्रेशर 100 है, यहाँ पे कितना? लगभग 97.5 के आसपास। एक पॉइंट ये है इसका इंपॉर्टेंट। दूसरा है वीनस पॉइंट, जब पार्शियल प्रेशर 40 है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 75। पार्शियल दिस वन इज 40, सैचुरेशन हीमोग्लोबिन इज 75। दिस वन थर्ड पॉइंट। थर्ड इज नेक्स्ट इज P50। P50 का मतलब है कि वो पार्शियल प्रेशर जिस पे हीमोग्लोबिन 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेशन, तो वो पार्शियल प्रेशर कितना है? 28 mmHg। इस डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, सॉरी इस डायग्राम में देखिए, दिस इज P50, मतलब 50% हीमोग्लोबिन यहाँ पे सैचुरेटेड है, इतने पार्शियल प्रेशर पे 28, तो 28 mmHg क्या है? ये P50 है। P50 is the partial pressure of oxygen at which the 50% of the hemoglobin is saturated. Now next, तो P50 से हम ये कह सकते हैं when P50 का एक इनवर्स रिलेशन है ऑक्सीजन एफिनिटी, when P50 increases oxygen affinity will decrease, when P50 decreases oxygen affinity will increase। नाउ इस सिग्मोइड शेप के पीछे रीजन क्या है? ऐसी शेप इसकी आई बिकॉज दो कारण है इसके, हीम टू हीम इंटरेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज ऑफ द हीमोग्लोबिन। मतलब जब एक ऑक्सीजन कंबाइन करता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है, फेरस आयन से कंबाइन करता है, इट इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एफिनिटी बढ़ा देता है 3 गुना टाइम्स। ठीक, in this stage the kinetic velocity of formation of oxyhemoglobin increases 300 times in each step। 300 गुना ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। जैसे एक ऑक्सीजन कंबाइन करा, उसने दूसरे के लिए एफिनिटी बढ़ाई, और ये जो स्पीड अप हुआ दूसरा कॉम्बिनेशन 300 गुना बढ़ गया, फिर ऐसी तीसरे के साथ लगातार बढ़ता जाता है, इसीलिए सिग्मोइड शेप इसका आता है। नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, क्या चेंज होता है हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन कंबाइन करती है, तो हीमोग्लोबिन में क्या चेंजेस आता है? The configuration of the hemoglobin change by due to oxygenation and deoxygenation। अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में बात करूं तो हीमोग्लोबिन होता है टाइट फॉर्म में, जिसे टी हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, और ये ऑक्सीजन को एक्सपेल करता है। अगर मैं ऑक्सीजनेटेड स्टेट की बात करूं, मतलब जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल गई, तो इसे बोलते हैं आर हीमोग्लोबिन, या रिलैक्स फॉर्म में। जो टेंस फॉर्म में जब हीमोग्लोबिन है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, इसमें क्या होता है? सॉल्ट ब्रिजेस बनते हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स है तो उसमें अमाइनो एसिड्स है, तो उनके बीच में सॉल्ट ब्रिजेस बनेंगे अपोजिट चार्ज के अमाइनो एसिड के बीच में, तो उसे वो टाइट फॉर्म में रखते हैं। इस केस में वो ऑक्सीजन को एक्सपेल करता है। ठीक, और जैसे ही एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लगना शुरू होता है, अटैच करना शुरू होता है, ये जो ब्रिजेस है ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक, और जितनी ऑक्सीजन की एंट्री होती जाएगी ये ब्रिजेस टूटने लग जाएंगे, और अब हीमोग्लोबिन टाइट, जो हीमोग्लोबिन है वो रिलैक्स फॉर्म में आने लगे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द सिग्मोइड कर्व? सबसे पहले ऊपर जो प्लेट्यू फेज है, इट हेल्प्स टू टाइड ओवर द
एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरिएशन इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। जो ऊपर का प्लेट्यू फेज है वो क्या, उसका फायदा क्या है कि जो अलग अलग चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, हायर एल्टीट्यूड में या नीचे जो भी चेंजेस होंगे पार्टिकल प्रेशर में, तो उसके बाद भी हीमोग्लोबिन कंबाइन कर सके बिकॉज ऑफ दिस प्लेट्यू फेज, इजीली कंबाइन। और स्टीप फेज जो नीचे वाला पार्ट था वो है हेल्प टू डिलीवर द मोर एंड मोर ऑक्सीजन, टिश्यूज के लेवल पे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिलीवरी हो सके। नाउ क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस कर्व को राइट या लेफ्ट शिफ्ट करती है? द फैक्टर्स दैट शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स द राइट, राइट में शिफ्ट हो रहे हैं माने लेस ऑक्सीजन एफिनिटी, ठीक, मतलब टिश्यू के लेवल पे। इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीज इन द H+ कंसंट्रेशन, इंक्रीज CO2 एंड इंक्रीज 2,3 DPG, ठीक, ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं कहां पर, टिश्यू के लेवल पे होता है, तो शिफ्ट राइट होता है, लेस ऑक्सीजन एफिनिटी। व्हाट इज बोहर इफेक्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर इफेक्ट क्या है? देखो दो इफेक्ट है इसमें, एक यहाँ बोर आ रहा है, CO2 में हेल्ड इन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर इफेक्ट है डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एफिनिटी ड्यू टू डिक्रीज इन द pH इन द ब्लड इज कॉल्ड बोर इफेक्ट। मतलब pH घटा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी भी घटेगी। और pH कब घटेगा? pH डिक्रीज करता है ब्लड में जब CO2 के कंटेंट बढ़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड CO2 the it shift the oxygen dissociation curve to the right. This is called as the Bohr effect. Simple. What is the significance of Bohr effect? पहली बात है take place at the tissue level. Tissue level पूरे माने help in the unloading and oxygen delivery to the tissues. Most of the hemoglobin delivery to the tissues occur due to decrease in the PO2. देखो एक चीज समझो, ज्यादातर जो डिलीवरी होती है टिश्यू के लेवल, वो क्यों होती है? पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से। एंड एक्स्ट्रा 1 to 2% ऑफ द अनसैचुरेटेड हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द PCO2। अब नाउ ये जो डिसोसिएशन कर्व है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, मतलब एफिनिटी को बढ़ाएंगे? फर्स्ट डिक्रीज इन द टेम्परेचर, डिक्रीज H+, डिक्रीज CO2 लेवल्स, fetal hemoglobin and कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। दीज आर द फैक्टर व्हिच शिफ्ट द कर्व टू द लेफ्ट, मतलब ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ गई है एट द लेवल ऑफ लंग। ये था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, द कर्व एंड द बोहर इफेक्ट। नेक्स्ट इज CO2 ट्रांसपोर्ट। अगर आर्टियल ब्लड में बात करेंगे तो CO2 का कंसंट्रेशन है 50 ml पर DL, ठीक। अगर पार्शियल प्रेशर CO2 की बात करेंगे आर्टियल ब्लड में तो 40 mm है। वीनस ब्लड में होती है CO2 54 mm, पार्शियल प्रेशर होता है 45। तो जो आर्टरियो वीनस डिफरेंस CO2 का दैट इज 4 ml पर DL, 4 ml का होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, अब CO2 कैसे होता है ट्रांसपोर्ट? तीन फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन दो फॉर्म में था, डिसॉल्व में और हीमोग्लोबिन के साथ। CO2 तीन फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज सिंपल सॉल्यूशन, डिसॉल्व फॉर्म में 7%। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट फॉर्म में, एंड थर्ड इज द कार्बामिनो कंपाउंड। जो सिंपल फॉर्म में 7% है, बाइकार्बोनेट फॉर्म में मैक्सिमम होता है CO2 का ट्रांसफर 70% एंड कार्बामिनो कंपाउंड में होता है 23%। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में, इट अकाउंट फॉर 7% ऑफ द CO2 ट्रांसफर। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 टाइम मोर देन ऑक्सीजन, ठीक। आर्टेरियल ब्लड में अगर CO2 की बात करूंगा तो पार्शियल प्रेशर 40 है, 2.4 ml पर DL वो डिसॉल्व है। वीनस ब्लड में पार्शियल प्रेशर 45 है, 2.7 ml पर DL वो रहती है डिसॉल्व फॉर्म। दूसरी फॉर्म थी बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का क्या है कि आरबीसी में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करूंगा CO2 जो है टिश्यू के लेवल पे जाके आरबीसी में एंटर करेगी, वहां पे CO2 + H2, इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, CO2 + H2 मिलकर बनाते हैं H2CO3। एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, फिर ये अनस्टेबल है, ब्रेक कर जाएगा H+ में HCO3 नेगेटिव। तो ये HCO3 नेगेटिव बाहर चला जाता है और Cl नेगेटिव अंदर आ जाता है। इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर शिफ्ट, ये आरबीसी में होती है। और इसी फॉर्म में ये जाके फिर टिश्यू लेवल से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। It accounts for 70% of CO2 transfer. Formation of bicarbonate very slow in plasma, but RBC में इसका formation रैपिड होता है क्योंकि एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक। 2/3 of the bicarbonate found in the RBC enter in the plasma, और उसके बदले क्लोराइड अंदर चला जाता है, इसे क्लोराइड या हैमबर्गर शिफ्ट भी बोलते हैं। तीसरा है इसका ट्रांसपोर्ट कार्बामिनो हीमोग्लोबिन।
जनरली क्या होता है, CO2 प्रोटीन से कंबाइन करती है और कार्बोमिनो कंपाउंड बनाती है, और हीमोग्लोबिन भी एक तरीके का प्रोटीन है, तो CO2 कंबाइन विद द प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या बनाती है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक, तो करीब करीब 15 से 25% ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में होता है, कार्बोमिनो कंपाउंड की फॉर्म में। इसमें हेल्डेन इफेक्ट, जैसे मैंने वहां बताया था बोर इफेक्ट, यहाँ है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस द CO2 एफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन। वहां क्या था, CO2 का लेवल बढ़ा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी, इसका बिल्कुल उल्टा है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन से, CO2 की एफिनिटी कम हो जाती है। ये कहाँ पे होगा, हेल्डेन पे, इट टेक प्लेस द लेवल ऑफ लंग। जब ऑक्सीजन टेंशन इंक्रीज करता है एट द एल्वुलाई, इट कॉजेज द ऑक्सीजनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड सो देयर इज अ डिक्रीज इन द CO2 एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। उस केस में क्या होगा, लंग्स के लेवल पे CO2 रिलीज होकर बाहर चली जाएगी। ठीक, हेल्डेन इफेक्ट अकाउंट फॉर 50%, 50% जो CO2 का रिलीज है वो इसी हेल्डेन इफेक्ट की वजह से होता है। तो करीब 4 ml जो है वो रिलीज होती है पर DL, उसमें से 2 ml होता है जो डिफरेंस है, पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस है एल्वुलाई में और ब्लड में, उसकी वजह से। और बाकी जो 2 ml हो रहे हैं जो CO2 का रिलीज हो रहा है बाहर, वो हेल्डेन इफेक्ट की वजह से होता है। ये डिसोसिएशन कर्व है, CO2 वही, ये CO2 का लेवल, ये ब्लड में पर ml, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दिस इज CO2 डिसोसिएशन कर्व। जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय वही रिलेशन ऑफ PCO2 और CO2। ये ग्राफ जो दिखाता है उसकी तरह शिपबॉर्ड नहीं है, इट इज लीनियर ओवर अ वाइड रेंज। अब इसके कुछ MCQ से रिलेटेड जो आ सकते हैं, जो पूछ सकते, ये क्वेश्चन अपने आप में या तो शॉर्ट आ जाएगा, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 बोल दिया, या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया, या एक साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ पूरा गैसेस पूछ सकते हैं। ठीक, या शॉर्ट नोट में बोहर इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एक ही। अब इसके कुछ MCQ देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड इन डिसॉल्व फॉर्म इज 0.3, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट क्या है, इसमें देखें बी ऑप्शन देखिए, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड कॉजेज अनलोडिंग ऑफ CO2, दैट इज हेल्डेन। तो ये कुछ इसके MCQs थे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए, प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांसपोर्ट। We are not able to see your new slide. वो इसमें आ नहीं रही है, एक मिनट से पता नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है दैट इज द कंट्रोल ऑफ द ब्रीथिंग. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये लॉन्ग क्वेश्चन है. किस तरीके से जो ब्रीथिंग है, अभी तक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग देखा, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट देखा, अब देखना है किस तरीके से इसका कंट्रोल कैसे होता है, एक एक करके देखेंगे. Now the control of the breathing, it can be classified into central control and the peripheral control. सेंट्रली कंट्रोल है, पेरिफेरल. सेंट्रल कंट्रोल जो है इसमें दो टाइप के हैं. वन इज द वॉलंटरी कंट्रोल और सेकंड इज इनवॉलंटरी, दैट इज ऑटोनॉमी. और पेरिफेरल कंट्रोल है वो है आपका नर्वस या रिफ्लेक्स से एंड द केमिकल मैकेनिज्म. तो ये है कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग. नाउ सबसे पहले हम सेंट्रल कंट्रोल की बात करेंगे. इसमें मैंने बताया था वॉलंटरी है और इनवॉलंटरी. जो वॉलंटरी कंट्रोल है जो हमारे पूरे हाथ में, वो उसके सेंटर होते हैं नियोकॉर्टेक्स थ्रू मोटर कॉर्टेक्स. और जो उसके इफरेंट आएंगे फ्रॉम द कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेंगे. वहां पे जो रेस्पिरेटरी मोटर न्यूरॉन्स है उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे या उन्हें सिग्नल देंगे. जो इनवॉलंटरी कंट्रोल सेंटर्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? दे आर लोकेटेड इन द पोन्स एंड द मेडुला. दे आर इनवॉलंटरी, जो नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हैं बिना अपने उसके. इनवॉलंटरी जो हो रही है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर्स एंड पोन्स एंड द मेडुला. नाउ द इफरेंट फ्रॉम दीज सेंटर्स they go to the lie in between the lateral and the ventral corticospinal tracts. Now by both of the this control mechanism, central control mechanism, when the ये बहुत important, when the motor neurons supplying the inspiratory muscles are active, then the motor neurons supplying the expiratory muscles are inhibited. मतलब दोनों से ये होगा कि जब एक्सपिरेटरी मसल्स के मोटर न्यूरॉन एक्टिव है तो इंस्पिरेटरी के इनएक्टिव है एंड वाइस वर्सा. बिना इससे मैकेनिज्म के नहीं हो पाएगा रेस्पिरेशन को. दिस इज, ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय डिसेंडिंग पाथवे व्हिच एक्साइट द एगोनिस्ट मसल एंड इनहिबिट द एंटागोनिस्ट मसल एंड द रेसिप्रोकल इनर्वेशन प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस. ये दो रीजन है इसके पीछे. नाउ द रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो मैंने बताया कि जो वॉलंटरी वाले तो कॉर्टेक्स में, जो इनवॉलंटरी वाले जो रेस्पिरेटरी सेंटर जो मेन है, दे आर टू. दैट इज द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर दैट कंटेन द मेन कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी कंट्रोल जनरेटर ऑफ ऑटोनॉमिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज द पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर जो पोन्स में प्रेजेंट है. इट कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक रेस्पिरेशन व्हाइल इन्फ्लुएंसिंग द मेडुलरी सेंटर. जो पोन्स के सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं? वो मेडुला के सेंटर को इन्फ्लुएंस करके रेस्पिरेशन को कंट्रोल. अब एक एक करके हम देखेंगे. ये इस डायग्राम में दिखाए हैं कि पोन्स के और मेडुला हैं, इनके कौन कौन से सेंटर्स हैं. एक एक करके हम देखते हैं. फर्स्टली द मेडुलरी. मेडुला में कौन कौन से सेंटर? दो होते हैं. There are two group of respiratory neurons that are present in the medulla. First is the dorsal respiratory group of neuron, DRG, जिसे हम कहते हैं आई न्यूरॉन्स या इंस्पिरेटरी न्यूरॉन. दूसरे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड द VRG, या जिन्हें हम कहते हैं एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स और ई न्यूरॉन्स. जो डोर्सल ग्रुप है DRG या इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स है, दे आर लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोल्टेरियस. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रेड से मार्क कर रखी है मैंने. तो DRG जो है इट प्रोड्यूस इंस्पिरेटरी रैंप सिग्नल. इन न्यूरॉन्स से मोनोसिनेप्टिकली सिग्नल जाते हैं कहाँ पे? जो मोटर न्यूरॉन्स जो सप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल्स को, उन्हें सीधे यहाँ से जाते हैं और उन्हें एक्टिवेट करते हैं. ठीक. और वो रैंप सिग्नल भेजते हैं. ऑल्सो और कहाँ भेजते हैं? VRG एंड एप्नियोस्टिक सेंटर इन द पोन्स एंड स्टिमुलेट देम. ये तीन जगह इन्होंने भेजे. एक तो मोटर न्यूरॉन्स ऑफ एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल और VRG एंड एप्नियोस्टिक सेंटर ऑफ द पोन्स. ये तीन जगह यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं. और जो एफरेंट है ये रिसीव कहां से करते हैं? ये सेंटर ये करता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. नेक्स्ट, अब ये रैंप सिग्नल्स होते क्या है? जो कि DRG रैंप सिग्नल्स बनाए. व्हाट आर द रैंप सिग्नल्स? एक्चुअली दीज इंपल्सेस जनरेट हियर वीकली. Firstly, they increase steadily in a ramp fashion about 2 seconds, abrupt ceases for 3 seconds and then cycle. ये एक्चुअली स्लोली वो करते हैं ताकि जो रेस्पिरेशन हो वो एक फ्लो में जाए, गैस्प ना हो कि एक एक करके गैस्प करके हम रेस्पायर कर रहे हैं. इसीलिए वो स्लोली इंक्रीज करते हैं रैंप के फैशन में. उसके बाद 3 सेकंड का सीजेशन लेते हैं सिग्नल, फिर अगली साइकिल, फिर सीजेशन, फिर अगली साइकिल. इसी को रैंप बोला गया, रैंप सिग्नल. इनका सिग्निफिकेंट ये है कि देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज इन द लंग वॉल्यूम रेदर देन द इंस्पिरेटरी गैप्स.
ठीक, ये सिग्नल थे। अब ये तो ओल्ड कॉन्सेप्ट था डीआरजी वाला, जो कि अभी माना जाता है। खैर, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है प्री बॉर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, उसके बारे में 4 लाइन देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये चीजें। It has got a pacemaker cell. जैसा बोला जाता है, these pre-Botzinger complex, they have got a pacemaker cell. They discharge rhythmically and responsible for initiation of the rhythmic respiration. ठीक, rhythmically discharge करते हैं, जैसे वो रैम फॉर्म में कर रहा था, ये rhythmically discharge करते हैं। They are located कहाँ located? Location का है इनकी nucleus ambiguous and lateral reticular formation on either side of the medulla. ठीक, it sends the rhythmic impulses to the phrenic motor neurons. उनको ये rhythmic impulses भेजता है। VRG की बात करते हैं, that is the ventral group of neurons or the expiratory neurons. They are located about 5 mm anterior and lateral to DRG. It is a long column of neurons that extend through the nucleus ambiguous and retroambiguous in the ventrolateral medulla. The long column of the neurons had got a rostral and caudal E neurons and middle eye neurons. मतलब E और I neurons होती हैं। ठीक, दे आर स्टिमुलेटेड। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये किससे स्टिमुलेट होते हैं? इंपल्सेस कहाँ से आती है इनकी? फ्रॉम डीआरजी। दे इन टर्न इनहिबिट द डीआरजी, वहां से इन्हें इंपल्स मिलती है और ये उसको लगातार इनहिबिट करती है। इन नॉर्मल क्वाइट respiration, their peripheral output are almost inactive. When sufficiently stimulated by higher respiratory drive, they stimulate the expiratory muscles. क्योंकि एक्सपिरेशन देखते हैं, अब रेस्टिंग के टाइम पे मैंने बताया था पैसिव प्रोसेस, उनका कोई ज्यादा काम नहीं, लेकिन जब एक्टिव कराना है एक्सपिरेशन, उस केस में ये लगातार ये एक्टिवेट होते हैं और फोर्सफुल एक्सपिरेशन कराते हैं। अब ये सेंटर्स थे मेडुला के। अब पोन्टाइन सेंटर, पोन्स के भी सेंटर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स। 2 टाइप के होते हैं, निमोटैक्सिक सेंटर जो कि ऊपर है एंड एपनियोस्टिक सेंटर जो कि नीचे है, दोनों ये पोन्स से। नेक्स्ट इज, अब एक एक करके देखते हैं। एपनियोस्टिक सेंटर, इट इज प्रेजेंट इन द लोअर पोन्स एट द लेवल ऑफ स्ट्राया एक्यूस्टिकी। ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलेटरी इंपल्सेस भेजते हैं, डीआरजी स्टिमुलेटरी इंपल्सेस दैट प्रिवेंट द स्विच ऑफ द रैम एंड कॉज अ प्रोलॉन्ग डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, एपनियोसिस एंड आल्सो निमोटैक्सिक सेंटर। इनको ये स्टिमुलेटरी सिग्नल लगातार भेजते रहते हैं और इन्हें इंपल्स कहां से मिलती है? दे रिसीव द इंपल्सेस फ्रॉम द डीआरजी व्हिच इज स्टिमुलेटरी एंड द निमोटैक्सिक सेंटर दैट इज इनहिबिटरी, आल्सो फ्रॉम थ्रू वेगस से भी, पेरिफेरी से भी लाते हैं, वेगस से। इन सब जगह से इन्हें एपनियोस्टिक सेंटर को इंपल्स मिलती है। नेक्स्ट इज द निमोटैक्सिक सेंटर, दिस इज लोकेटेड इन द अपर पोन्टाइन रीजन ऑफ न्यूक्लियस पैराब्रैकियस एंड पॉलीकरफ्यूज न्यूक्लियाई ऑफ डोर्सोलेटरल पोन्स। दीज न्यूरॉन्स, इन्हें स्टिमुलेट कौन करता है? एपनियोस्टिक सेंटर, और ये इनहिबिट करते हैं एपनियोस्टिक सेंटर को व्हेन सफिशिएंटली स्टिमुलेटेड। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दे कंट्रोल द नॉर्मल Ramit, are you there?